गुड मॉर्निंग। अभी हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस में एग्जाम में आपके आ चुके हैं। मैंने प्रीवियस 4 to 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस देखे, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। जी, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ परपेचुअल सक्सेशन एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन केस ऑफ अ कंपनी। जैसे कंपनी के बारे में हमने बताया था, बात करी थी आपने, इससे अगर प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने कंपनी के फीचर्स के बारे में बात की थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में काफी रिपीट भी होते हैं, आते हैं। कंपनी के बारे में बात करी थी, तो कंपनी के कुछ फीचर्स थे उसमें। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है परपेचुअल सक्सेशन के बारे में, राइट। तो अभी जो आपसे पूछा गया है परपेचुअल सक्सेशन बताना है और आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में बताना है। तो परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, अगर आपने देखा होगा कंपनी के जब हम फीचर्स पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मैनेजमेंट इज अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लाइबिलिटी ऑफ ओनर्स इज लिमिटेड होती है, जो ओनर्स मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यूज ऑफ कॉमन सील होता है इसमें, रिस्क आर शेयर्ड जॉइंटली, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मैंने आपको एक क्लूज भी दिया था इसको याद करने का, सबका टॉप क्लास। अगर आप TOPCLA यूज करेंगे तो T फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, O फॉर ओनरशिप। इस तरीके से मैंने सारे प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। फॉर्मेशंस रिक्वायर्स लीगल फॉर्मेलिटीज। तो जो फॉर्मेशंस होता है कंपनी का, इनकॉर्पोरेशन, वो लीगल फॉर्मेलिटी के थ्रू होता है, यानी कि इन एक्ट ऑफ लॉ या किसी लॉ के प्रोविजंस के थ्रू होता है, इसका नहीं जन्म होता है, इसलिए एक लीगल ये सेपरेट पर्सन है। क्यों बताया मैंने, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है या नहीं है। और ये एंजॉय परपेचुअल सक्सेशन, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया आपका कि एक लिखा है ना, एंजॉय परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है, उसका, इसका मतलब यहाँ पे मेन जो आपको पॉइंट मेंशन करना है वो ये मेंशन करना है, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट कंपनी लिव फॉर एवर। आप इस पॉइंट को, अगर इस लाइन को लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं, कि मेंबर्स इसके अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं, अलग अलग कंपनी का जो है मेंबर्स आए चाहे जाए, बट कंपनी जो है परपेचुअल सक्सेशन करती है। यहाँ पे इसका ये मतलब था। एक था आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसमें ये था कंपनी का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन से मतलब ये है कि कंपनी के जो कंपनी का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, और वो जैसे कंपनी किसी लॉ के प्रोविजन से उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कंपनी बनती है, वैसे ही किसी लॉ के उससे ही उस कंपनी को डिसोल्यूशन भी किया जाता है। मेंबर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन भी आता था कि इन एक्सीडेंट ऑल मेंबर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला केस था, वो भी एक क्वेश्चन था। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ डाइड, ये सेम वही क्वेश्चन है। देखो, ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, ये अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो separate legal entity. Unlike partnership, company is distinct from the person who constitute it. Section 9 says that on registration of association, a person become a body corporate by the name of contained in the memorandum. ठीक है, ये अनलाइक पार्टनरशिप से क्यों रिलेट करके एग्जांपल में आंसर दिया गया है, क्योंकि पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि कोई पर्सन है या मेंबर, बट कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में तो कंपनी तो चाहे बिजनेस ऑपरेशन ना भी हो ना, तो भी उसको अगर खत्म करना है ना, तो लॉ के प्रोविजंस के थ्रू उसको डिजोल्यूशन करना पड़ेगा, आरओसी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, काफी सारी प्रोविजंस होंगे, तो उसके थ्रू ही कंपनी को हम फिनिश कर सकते हैं। बट पार्टनरशिप में कैसा होता है, पार्टनरशिप में जैसे ही कोई नया पार्टनर इंटर होता है, तो कंपनी का पूरा प्रिंसिपल बुक चेंज हो जाती है। कोई नया पार्टनर कोई एडमिट होता है, या कोई पुराना रिटायर हो जाता है, और एनी डेथ ऑफ पार्टनर, तो सारे केस में क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म पूरी डिसॉल्व हो जाती है, फिर नई तरीके से पार्टनरशिप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह सारी चीजें होती है, बट कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये मैंने दो क्वेश्चन अभी आपके सामने डिस्कस किए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ परपेचुअल सक्सेशन एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन केस ऑफ अ कंपनी। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो ये सेकंड क्वेश्चन था कि डाइड इन एक्सीडेंट, डज द कंपनी स्टिल एग्जिस्ट? यस, ऑफ कोर्स कंपनी स्टिल एग्जिस्ट, मे बी रन बाय देयर डिसीज, जो होते हैं ना उनके डिसीज, जो नॉमिनीज वगैरह होंगे, वो उनके हाथ में चली जाएगी कंपनी। ठीक है, अगर आपने हिंदी में इसमें पूछना है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यह है कि शाश्वत उत्तराधिकार एवं कृत्रिम विधिक व्यक्ति के अर्थ में कंपनी को संदर्भ में बताना था ये। ठीक है, तो परपेचुअल सक्सेशन बताना था इसमें, कि परपेचुअल सक्सेशन होता है और एक कंपनी के सदस्य की दुर्घटना में हो जाती है, ये कंपनी अभी भी अस्तित्व में रहेगी। हाँ, कंपनी अभी भी अस्तित्व में रहेगी, इस पर आपने चर्चा करनी थी। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु इज अ प्रमोटर? इज ही मेंबर ऑफ द कंपनी? डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप प्रमोटर विद द कंपनी। तो प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर जो होते हैं वो एक कंपनी
प्रमोटर पर्सन who takes the necessary step for a formation of a company। एक कंपनी को रन करने के लिए नेसेसरी जो प्रोसीजर करते हैं उनको हम प्रोमोटर्स कहते हैं। प्रोमोटर नॉट डिफाइंड इन कंपनी एक्ट 2013 की अगर हम बात करें तो इसमें कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है, बट प्रोमोटर कौन होते हैं? जो नेसेसरी स्टेप फॉर फॉर्मेशन, कंपनी को बनाने के लिए जो भी स्टेप्स लेने होते हैं वो प्रोमोटर्स लेते हैं। ठीक है। अब प्रमोशन जो है इसमें डेफिनेशन डिस्क्राइब किया गया है। Describe promoter one who undertakes to form a company with reference to the given project set going। इस तरीके से जस्टिस सी चॉकबर्न की डेफिनेशन है। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन द टर्म प्रमोटर एज पर्सन। अब सेक्शन ये अगर ये वाली बात कही गई थी तो ये कही गई होगी 1956 कंपनी एक्ट में डिफाइन नहीं है। ठीक है, कंपनी एक्ट में डिफाइन नहीं है, बट ये 2015 में डिफाइन है प्रमोटर एज वो हैज बीन नेम्ड सच एज द प्रोस्पेक्टस, जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में होता है, आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी एंड एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी 19 सेक्शन 92 में जो डिफाइन है, या फिर कंपनी के रजिस्टर में या प्रोस्पेक्टस में अगर जिसका नाम लिखा हुआ है तो वो प्रमोटर है। वो हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो पर्सन जिसका कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल होता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आप इस तरीके से देख सकते हैं, वेदर द शेयर होल्डर्स डायरेक्टर अदरवाइज, तो जिसका भी नाम या तो प्रोस्पेक्टस में देखो, प्रमोटर के एग्जैक्टली प्रमोटर कौन है वो तो इसकी डेफिनेशन नहीं है। प्रमोटर वो है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि वो पर्सन प्रमोटर है, या फिर जिसके बारे में एनुअल रिटर्न्स वगैरह में फाइल कर रखी है, या फिर कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वेदर द शेयर होल्डर डायरेक्टर और अदरवाइज, कुछ भी हो सकता है वो पर्सन। In accordance with the whose advice direction या instruction the board of director company is accompanied। तो ये लिखा है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है या जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को संभालता है, कंपनी को संभालता है, या जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है, या जिसका रिटर्न्स वगैरह जब कंपनी के आरओसी में जब फाइलें होती हैं, जिसका नाम प्रमोटर के एज तौर पे लिखा गया है, तो प्रमोटर बेसिकली कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो वहां तक उसकी लिमिट होती है। तो कंपनी यहाँ पे क्वेश्चंस अगर आपका देखें तो क्वेश्चंस में यही था कि प्रमोटर कौन होता है, और फिर बताना था ही इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, यस ही मे बी मेंबर ऑफ द कंपनी, डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, इसमें बताना था कंपनी से रिलेटेड, तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया। इसमें आप ये देख सकते हैं हाउएवर पर्सन हु इज एक्टिंग, अच्छा इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी को किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में अगर प्रोफेशनल काम करें, जैसे कोई लॉयर्स हो गया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, या फिर कोई डॉक्टर्स हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, जो अपनी सिर्फ सर्विस देते हैं कि हाँ ये ऐसे करने, कोई एडवाइजर हो गया, या कोई क्रिकेटर होते हैं, या कोई सेलिब्रिटी भी होते हैं जो कंपनी को फॉर्मेट करते समय कुछ एडवाइस या कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम प्रमोटर नहीं कहेंगे और वो इस लाइबिलिटी में नहीं आएंगे। ये अंडरटेक टू फॉर्म अ कंपनी टू सी गोइंग अंडरटेक नंबर ऑफ ऑपरेशन सीइंग इन फॉर्म ऑफ कंपनी एडवाइस डायरेक्ट और इंस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इज कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मेयरली अगर हम सिर्फ ये देख के नहीं कह सकते कि कंपनी के प्रमोटर है, क्योंकि प्रमोटर की बहुत काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। रीजन वाई, क्योंकि प्रमोटर ही सब कुछ होते हैं, करता धरता, कंपनी कल को फ्रॉड करती है, कुछ करती है, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर की होगी जिसने कंपनी बनाई है, इनकॉर्पोरेट किया है। फ्रॉम द अबव इट शुड बी प्रमोटर इज अ पर्सन, यहाँ से हम देख सकते हैं अ प्रमोटर इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स द प्रिलिमिनरी ड्यूटीज नेसेसरी टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस। ये सबसे परफेक्ट डेफिनेशन लग रही है, क्योंकि प्रमोटर वो है जो किसी कंपनी को प्रिलिमिनरी मतलब होता है कंपनी एग्जिस्ट होने से भी पहले जो सारे काम करने होते हैं वो सारे काम यहाँ पे करती है। तो प्रमोटर फैक्ट रेंडर वेरी यूजफुल सर्विसेज, कंपनी को करने के लिए सारे यूजफुल सर्विस प्रमोटर ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब मैंने बताया था शायद एक केस में भी, अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड, अगर आप किसी लिमिट को क्रॉस करते हुए कोई कार्य करते हैं, कंपनी कोई भी कंपनी ऐसा कुछ काम करती है तो हम उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ठीक है। तो इसमें क्या था, अल्ट्रा मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है, वायर्स मतलब होता है पावर्स, यानी अपने पावर्स के बियॉन्ड में जाना, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी अगर कोई भी ऐसा काम करती है जो क्या हो, बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी हो, तो उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा अल्ट्रा वायर्स। ठीक है। अब अल्ट्रा वायर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। कि अल्ट्रा वायर्स किसके, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि अल्ट्रा वायर्स कंपनी के प्रोविजंस के, या फिर लॉ के, या फिर किसी और उसके। तो यहाँ पे हम देखेंगे अल्ट्रा वायर्स ऑफ कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट कौन सा, अगर आप देखें कंपनी एक्ट, तो कंपनी एक्ट किसकी बात करें, 2013 की, यानी अल्ट्रा वायर्स का मतलब कंपनी एक्ट 2013 की किसी प्रोविजंस के अल्ट्रा वायर करना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि एमओए के किसी प्रोविजंस को बियॉन्ड जाना, उसकी लिमिट को क्रॉस करना। या फिर एओए यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्रॉस करना। तो कोई कंपनी के जो फंक्शंस हैं या कोई ट्रांजेक्शन है ऐसी हो सकती है, कंपनी की ट्रांजेक्शन ऐसा भी हो सकता है जो कंपनी एक्ट 2013 को ही क्रॉस कर उसकी लिमिट को क्रॉस कर रही है। फॉर एग्जांपल शेयर इशू नहीं करने थे डिस्काउंट पे,
वो इश्यू कर रही है तो इसको वायलेट कर रही है। कोई एमओ है, कंपनी का मेमोरेंडम है कि ये काम नहीं करना है, तो इसको वायलेट कर रही है, मतलब किसी को भी वायलेट करते हैं, किसी के बियॉन्ड में जाके काम करते हैं, तो हम बोलते हैं कंपनी क्या कर रही है, अल्ट्रा वायरस है, तो इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। उसके कुछ ये भी क्वेश्चन में है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बताना था, व्हाट आर इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट क्या होगा। मान लो अगर अमरीन जी किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या कोई कंपनी रन करती हैं, तो वो क्या होगा, वो किसी कंपनी को करते समय किसी कोई काम करती हैं अमरीन जी, तो क्या अगर उसका क्या क्या इफेक्ट आएगा, वाइड एब इशू हो जाएगा, यानी अमरीन जी ने जो पर्सनली लाइबल हो जाएंगे उस काम के लिए, वो अमरीन जी क्या हो जाएंगी, पर्सनल लाइबल हो जाएंगी, तो सारी चीज जो है एनएक्ट, ये अल्ट्रा वायरस क्या हो जाएगा, वाइड एब इशू हो जाएगा, कोई रेटिफिकेशन नहीं हो सकता इसका, नॉट इन्फोर्सिबल, यानी कि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सिबल नहीं करवा सकते। इंजेक्शन होगा, यानी कि जो भी लॉ से सफर होगा, तो वो पर्सनल जो भी कंपनी का मेंबर ने ऐसे बियॉन्ड द लॉ, बियॉन्ड द एमओए जाके कोई साइन किया है, एमओए को ध्यान में नहीं रखते हुए या एओ को ध्यान में नहीं रखते हुए, कोई होता है ना कंपनी के मेंबर्स ही कई बार जाके बहुत ही ज्यादा प्रॉमिस कर देते हैं कस्टमर से, है ना, वारंटी कह देते हैं, सेल्स हो रही है, बट कोई कंपनी का एम्प्लॉय है या कोई डायरेक्टर है, वो क्या ज्यादा ही वारंटी दे देता है, तो इसको एग्जांपल के तौर पे लिया है मैंने, कि कोई एम्प्लॉय कहता है कि नहीं, किसी चीज की गारंटी 15 साल बताया, जबकि कंपनी ने तो सिर्फ 5 साल बताया, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जो एक्स्ट्रा वारंटी दी है, तो वो पर्सन जिसने वारंटी दी है वो, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए जी। तो ये एक आपका था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जी। इसमें ये था, प्रमोटर को हम कह सकते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन था, कंपनी के साथ प्रवर्तक के संबंध में चर्चा कीजिए, शक्ति वाह सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसके क्या प्रभाव होंगे, ये बताना है आपने इसमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हाउ कैन दे बी ऑल्टर्ड एंड एक्सप्लेन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं और उनको हम कैसे एक्सप्लेन करना है, ये हमने इसमें बताना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। जैसे हमने बताया था एमओए, अगर हमने लास्ट क्वेश्चन, एक पिछला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था जिसमें हमने एमओए बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जो बिल्कुल प्रिंसिपल बुक्स होती है, प्रिंसिपल लॉज होते हैं, जो किसी कंपनी को गवर्न करने के लिए यूज किए जाते हैं। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किस लिए होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है किसी कंपनी के डेली रूटीन ऑपरेशंस को करने के लिए, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, सेक्शन 14, सेक्शन 14 बताता है, प्रोवाइड दैट ऑफ सब्जेक्ट प्रोविजन एक्ट कंडीशंस, यानी पूरा कंटेन, जो एक तो एमओए को बियॉन्ड नहीं जा सकती, और डेली प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, ठीक है। ये आप इसमें देख सकते हैं, एक बार इसको रीड करेंगे पूरा तो पता लगेगा। अगर इसकी डेफिनेशन देखनी है, अदर वर्ड्स प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट इनटू द पब्लिक कंपनी, ये इसमें क्या लिखा है, इसकी डेफिनेशन मुझे अभी समझ में नहीं आई, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली एक प्रिंसिपल बुक होती है, जो किसी कंपनी के रूटीन ऑपरेशन को गवर्न करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी के रूटीन रूटीन एक्सपेंसेस, रूटीन ऑपरेशंस को बताने का नहीं है, ठीक है, कि कंपनी का ऑपरेशंस कैसे होंगे, कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी के ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगे, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, इंटरनल चीजों को कैसे ट्रांजेक्शन करेगी, ये सारी चीजें डिटेल किस में लिखा होता है, अ, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। ये शायद आपका ऑल्ट्रेशन वाला पार्ट आ गया है, ठीक है, सॉरी, कि एक क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि हाउ कैन दे बी ऑल्टर्ड, ठीक है, देखा है इसमें लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है हाउ कैन दे बी ऑल्टर, अगर हम ऑल्टर की बात कर सकते हैं, ऑल्टर मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ठीक ठाक करना उसको, मतलब कि आर्टिकल हमने पहले लिखा था कि हम सिर्फ दिल्ली में बिजनेस करेंगे, ठीक है, हम एक कंपनी बनाई, हमने कहा कि दिल्ली में बिजनेस करेंगे, बट फिर हमने कहा कि नहीं, अब जो है हमारी जो है कंपनी ग्रो कर चुकी है, अब हम बाकी स्टेट जैसे पंजाब हरियाणा या फिर कोई और स्टेट में भी हम काम कर सकते हैं, तो या अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने एओए को चेंज करना पड़ेगा। और एओए और एमओए में थोड़ा डिफरेंस होता है, एओए में प्रिंसिपल चीजें लिखी होती है, डेली रूटीन की ऑपरेशंस की चीजें या फिर कोई और बेसिक जो है वो एओए में लिखा होता है, तो वो ऑल्टर करने का तरीका जो है वो इसमें यहाँ पे मेंशन है आपको, कि प्राइवेट कंपनी कैसे ऑल्टर कर सकती है, वो सेक्शन 14 में लिखा है कि प्राइवेट कंपनी कैसे ऑल्टर कर सकती है, और यहाँ पे पब्लिक कंपनी कैसे अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कैसे ऑल्टर कर सकती है। तो उसके लिए वही आपका देखो, एक तो आपको रेजोल्यूशन लाने होते हैं, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, एक स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है। इसको पास करने के लिए 2/3 वोटिंग चाहिए होता है उसके फेवर में, इसको पास करने के लिए 1/3 चाहिए होता है। तो अगर आपको एओए को अमेंड करना है, ऑल्टर करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना है, तो
आपको वन थर्ड वन हाफ वोटिंग पावर चाहिए, यानी कि अगर कंपनी के अंदर 50 मेंबर हैं तो कम से कम 26 लोग अगर किसी के एक के फेवर में चले जाएंगे तो एओए को इसको सॉरी एओए को हम अमेंड कर सकते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के किसके लिए चाहिए होता था? हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन एमओए के लिए चाहिए होता था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए चाहिए होता था। उसमें हमें 2/3 वोटिंग शेयर चाहिए होता है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसको हम एक बार देख लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये हमारा क्वेश्चन था, संस्था के अंतर नियम क्या होते हैं? संस्था का अंतर नियम का मतलब है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वह किस प्रकार परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? डिस्कस इट्स रोल इन इशू ऑफ शेयर्स। एक तो डेफिनेशन बतानी है कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बतानी है, और इसका रोल्स क्या होता है शेयर इशू करते समय। ठीक है जी, तो इसका प्रोस्पेक्टस क्या होता है जी? प्रविवरण। प्रविवरण, विवरण होता है ना, प्रोस्पेक्टस बुक होती है शेयर के निर्गमन की, इसमें इसकी भूमिका की चर्चा करनी है। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? आपका एक बुक होती है जो एक जब हम शेयर इशू करते हैं तभी उसमें सारी चीजें डिटेल वगैरह लिखी जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो इसके हम आंसर एक बार देख लेते हैं, प्रोस्पेक्टस क्या होता है जी। अगर हम यहाँ से देख सकते हैं, प्रोस्पेक्टस एज पर 270 सबसेक्शन, इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भी हो सकता है इसमें कुछ। ठीक है, एनी नोटिस सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट, मतलब कंपनी जिसको प्रोस्पेक्टस बोल दे वही हो जाएगा। कंपनी अगर मान लो एक बुक, कोई बुक बनाती है, कोई नोटिस ऐसा बनाती है जिसमें वो, अभी इसमें 4 लीव्स, कितने लीव्स होते हैं, मतलब लीव्स मतलब कितने पेजेस का हो सकता है, ये वो डिपेंड करता है। ठीक है, 4 पेज का भी हो सकता है, 10-10 पेज के आजकल बुक्स की, पूरी बुक्स की तरह बुक्स की फॉर्म में भी आते हैं इसके। तो इस तरीके से भी इसके प्रोस्पेक्टस आने के चांसेस हैं, सॉरी कम प्रोस्पेक्टस होने के ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो ये इसमें आप पढ़ सकते हैं एक बार, और आप इसको एक बार इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये है कि कंपनी जब विदाउट प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी जब पब्लिक के बीच में जाती है, शेयर इशू करती है, बेसिकली वो पैसा फंड मांगने, रेस करने के लिए, तो विदाउट प्रोस्पेक्टस शेयर इशू नहीं कर सकती। तो उसके लिए उसको प्रोविजंस होता है, उसको अपने प्रोस्पेक्टस को भी आरओसी के पास फाइल करना होता है, तो जो प्रोविजंस को फॉलो अप करना होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सेक्शन 13 में क्या होता है, सेक्शन 33, अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल नहीं लिखती है और उसको रिटर्न फाइल नहीं करती है बिफोर शेयर इशूइंग शेयर, तो शेयर इशू करने से पहले, तो कंपनी को सेक्शन 33 के तहत नो फॉर्म एप्लीकेशन देखा, अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन तो पहले तो परचेज नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, इन कनेक्शन बोनाफाइड कॉपी, देखो इसमें वो सारी चीजें लिखी है जो भी मैंने आपको बताया, कॉपी ऑफ प्रोपोगेशन रिक्वेस्ट बीइंग मेड बाय एनी पर्सन बीइंग, ये सारी चीजें कंपनी में डिफॉल्ट कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस अकॉर्डिंग सेक्शन 2 ऑफ दिस प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर आप इसमें अगर मैं थोड़ा कम टाइम में रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा था, इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट कंप्लाइंग विद देयर प्रोविजंस ऑफ दीस सेक्शंस, इट शैल बी लायबल पेनल्टी फॉर 50,000 रुपीज फॉर ईच डिफॉल्ट। अगर कंपनी किसी भी इस तरीके से डिफॉल्ट करती है, यानी कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो सारी चीजें फुलफिल नहीं करती है, तो उसको 50,000 रुपीज का पेनल्टी देना पड़ सकता है। ये आपका प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड क्वेश्चन था जो हमने आपको बता दिया इसमें, मतलब प्रविवरण। जो है आपका क्वेश्चन ये था, जो प्रविवरण क्या होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफाइन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? व्हाट आर देयर वोटिंग राइट्स, उनके वोटिंग राइट्स क्या होते हैं? हाउ डज देयर शेयर डिफरेंट फ्रॉम डिबेंचर, डिबेंचर से कैसे डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और पूर्वाधिकार प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, उसकी परिभाषा देनी है। वोटिंग अधिकार उनके क्या होते हैं, या शेयर डिबेंचर किस प्रकार से भिन्न होते हैं, ये चीज बतानी है जी। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं जी, चलिए तो इक्विटी शेयर्स की हम डेफिनेशन देखें। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। देखो इक्विटी शेयर तो ये कहा गया है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं, इसका मतलब हमें प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन पढ़नी होगी कि उनको कौन कौन सी प्रेफरेंसेस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर्स को। ठीक है, तो इसमें है कि इसमें राइट होते हैं उनके पास, इक्विटी शेयर्स के पास क्या होते हैं, काफी सारे राइट होते हैं। ठीक है, नॉट इंजॉयड बाय एनी प्रेफरेंस राइट, प्रेफरेंशियल राइट, तो उनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं, शेयर इशू विच डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट,
तो अगर आपको वैसे बता दो, नॉर्मल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में थोड़ी बताने की कोशिश करता हूँ। एक होता है आपका इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर्स के पास क्या होते हैं, नॉर्मल जितना इन्होंने पे किया है तो उसको क्या मिलता है इनको, परसेंटेज उनका जो भी डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है जितना परसेंट, तो इक्विटी शेयर को भी उतना ही मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स को भी लेवल इक्विवेलेंट ही मिलता है, बट क्या होता है प्रेफरेंस थोड़े से उनको पहले दिया जाता है, ठीक है। अब परसेंटेज फिक्स भी होते हैं काफी, जैसे 13% प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह जैसे डिविडेंड को दिया जाता है ना, इस प्रकार से डिफरेंट इक्विटी शेयर भी डिफरेंशियल राइट भी होते हैं, जिसमें वोटिंग पावर वगैरह भी जैसे प्रेफरेंस शेयर्स का ज्यादा वेटेज लेते हैं, इस प्रकार से। इसमें राइट टू वोट होता है, एवरी रेजोल्यूशन के अंदर जितनी वोटिंग कैप वोटिंग उनके पास होती है, जितना शेयर वो होल्ड करते हैं, शेयर नंबर ऑफ शेयर्स प्लस मल्टीप्लाई जितना पेड अप कैपिटल होगा, उतने ही उनको वोटिंग पावर होती है। हिज वोटिंग राइट ऑन अ पोल शैल बी प्रोपोर्शनल टू द हिज शेयर पेड अप इक्विटी शेयर्स वगैरह आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। हाँ, अब प्रेफरेंस शेयर्स की बात आती है तो मीन्स अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल कंपनी विच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस, फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। तो प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी मस्ट, अच्छा कुछ कंडीशंस बताए गए हैं कि कंपनी का अपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। तो प्रेफरेंस शेयर बेसिकली कुछ इनके पास जैसे 10%, 30% या 15% इनको प्रेफरेंस दी जाती है, और डिविडेंड भी जब डिक्लेयर होता है तो पहले इनको दिया जाता है। और कंपनी अगर वाइंड अप होती है, वाइंड अप मतलब क्या होता है, कंपनी वाइंड अप हो गई तो कंपनी जब कभी बंद होती है तो पहला जो वापस रिटर्न किया जाता है वो इनको किया जाता है। पहले बाहर क्रेडिटर को दिया जाता है, डिवेंचर को दिया जाता है, फिर लास्ट में जब प्रेफरेंस और इक्विटी की बात आती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर को पे आउट किया जाता है। इक्विटी से हाउ डज इट डिफरेंस फ्रॉम डिवेंचर। तो डिवेंचर तो आपको पता ही है, डिवेंचर्स तो बाहर के वो पर्सन होते हैं, इसमें मैंने इसको मेंशन नहीं किया है जान के, ताकि हम डिवेंचर्स के बारे में लिख सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर तो मेंबर होते हैं, यानी कि ऑनर ऑफ द कंपनी होते हैं, बट जो है डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, उनको वोटिंग पावर नहीं होती है, ठीक है। और उनको एक फिक्स अमाउंट भी दिया जाता है, फिक्स मतलब जैसे प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स का क्या होता है, जितना प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट होगा, लॉस हुआ तो लॉस होगा, बट डिवेंचर होल्डर के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस इसमें लिख सकते हैं। डिफाइन इक्विटी, ये वाला क्वेश्चन हो गया, हमने कर लिया। अब करते हैं हु इज मेंबर ऑफ कंपनी, कंपनी का मेंबर कौन है, व्हाट आर दी डिफरेंट वेज विच आर who is a member of company and what are the different ways through which a person may become a member of the company। इसका मतलब है कि कंपनी क्या होती है, सॉरी, कंपनी के मेंबर कौन होते हैं और कंपनी कैसे मेंबर बन सकती है, ये क्वेश्चन हुआ। इसका मतलब कंपनी का सदस्य कौन होता है, कंपनी का सदस्य कौन होता है, वह विभिन्न तरीके क्या हैं जिसके द्वारा एक कंपनी व्यक्ति का सदस्य बन सकता है, एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन सकता है। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि कंपनी के सदस्य कौन होते हैं और कोई व्यक्ति किसी कंपनी के सदस्य कैसे बन सकता है, ये एक प्रश्न है इसका। तो इसका उत्तर कैसे आएगा कि कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं, ठीक है। तो कंपनी के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन 230 में लिखा है, कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइंड थीम टर्म डिबेंचर, अच्छा डिबेंचर लिख दिया इसमें, सॉरी, डिबेंचर्स तो स्किप करवा दिया था ना, डिवेंचर तो मालूम है काफी स्टूडेंट को जी। सेक्शन 255 आपका जो है कंपनी एक 2013 डिफाइंड मेंबर ऑफ वर्ड्स। तो ये जो आपने पूछा मेंबर ऑफ द कंपनी, यानी मेंबर्स को कैसे डिफाइन किया गया है, जिसने सब्सक्राइब किया हो। सब्सक्राइब मतलब कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेट के टाइम पर ही अगर कंपनी अपनी इस मेंबर्स को सदस्य को एक्सेप्ट कर लेती है, कंपनी जब इनिशियली प्रोमोटर्स लेके आते हैं रजिस्टर, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और सिग्नेचर करवाते हैं। आपको याद होगा शायद, अगर किसी ने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो आपने शायद जब ये याद, सॉरी सभी चले गए, अमरीन जी बचे हैं बस। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी याद होगा आपको, मिनिमम मेंबर 2 मेंबर होने चाहिए थे, किसके लिए, पब्लिक प्राइवेट कंपनी के लिए, और 7 मेंबर चाहिए थे किसके लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए, सॉरी। तो इस तरीके से मेंबर्स हमें रिक्वायर होते हैं अगर हमें ये काम बनाने होते हैं। तो ये इनिशियली जो दो मेंबर किसको कहेंगे, एक तो इनिशियल मेंबर यानी कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते समय ही सिग्नेचर करते हैं, और एक बाद में मेंबर बनते हैं जो शेयर होल्डर बाद में जो कंपनी बनने के बाद जो शेयर होल्डिंग लेते हैं या किसी से ट्रांसफर लेते हैं, तो वो भी मेंबर बन जाते हैं। और समटाइम किसी कोई मेंबर, कई बार डिसीज पर्सन भी होता है, कोई मेंबर या कोई ऑलरेडी जो होता है, तो उस केस में जो उसका इनहेरेंट जो मेंबर होगा वो डिसीज मेंबर भी बन सकता है, ठीक है। और कौन कौन से तरीके हैं जिससे कंपनी बन सकती है, तो एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी हुज नेम ऑन द इंटर
तो ये सारी चीज इसमें बातें लिखी हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ प्री रिक्विजिट्स पर्सन बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, तो ये सारी बातें इसमें मेंबर बन सकता है। अग्रीमेंट राइटिंग टेक द शेयर ऑफ द कंपनी, दो तरीके हैं, एक तो कैसे बन सकता है, वो कंपनी के शेयर खरीद सकता है। रजिस्टर हिज नेम ऑन द रजिस्टर्ड मेंबर, तो कई बार होता है कंपनी ना खुद से ही इक्विटी शेयर दे करके या बड़े सेलिब्रिटी को कंपनी को बिना पैसे दिए भी बुला लेती है, तो वो सब सारी एग्री टर्म एंड चीजें एग्री हो जाती हैं और कंपनी का मेंबर बन सकता है वो। ठीक है, तो अच्छा ये पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन लिखा था कि एक तो क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था आपका कि आपका क्वेश्चन है हु इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच अ पर्सन में बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, एक्सप्लेन करना था इसको। तो वो कौन से डिफरेंट मेथड हैं जिससे वो कंपनी के मेंबर बन सकता है। अमरीन जी हो हैं आप यहाँ पर, आप भी चले गए म्यूट करके। यस सर। हो ठीक है, सॉरी, चले गए सब, कोई नहीं आया, सॉरी। तो बाय सब्सक्राइबिंग इट्स फर्दर न्यू शेयर, जब न्यू शेयर आते हैं तो वैसे सब्सक्राइब करके भी बन सकता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मेंबर, मान लो एग्जिस्टिंग मेंबर, मान लो आप किसी कंपनी में और आपने अपने शेयर मुझे ट्रांसफर कर दिए, मैंने आपको अमाउंट पे कर दिया, इस तरीके से मेंबर बन सकते हैं। अक्वायरिंग और परचेज ऑफ इट्स शेयर, है ना, जब टेक ओवर जब हो रहा होता है, जब ऑप्शंस में भी होता है कई बार, है ना, है ना, रिनाउंसेस भी होता है, रिनाउंस ऑफ राइट ऑफ शेयर्स, है ना। तो कई बार आपके डिफरेंट मेथड हैं जिसमें कंपनी की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। पहला तो है सब्सक्राइब करके फर्दर न्यू शेयर्स को, सेकंड है आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबर्स के, या फिर किसी ऑक्शंस में या अनाउंस होता है, बिड होते हैं टेक ओवर द, तो वहाँ पे ऑक्शंस में भी किसी के राइट अगर जैसे मान लो विजय माल्या या फिर ललित मोदी के किसी कंपनी में शेयर्स हैं, अब वो उससे पैसा निकलवाना है तो उसके शेयर्स को नीलाम कर दिया जाता है। ऑन अक्वायरिंग इशू ऑफ इट्स डिवोल्यूशंस, ठीक है, ऑन अक्वायरिंग ऑफ शेयर डिवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। लीगल हेयर, लीगल हेयर यहाँ पे मतलब कौन है, जो नॉमिनी पर्सन होता है किसी डिसीज मेंबर का, डिसीज मतलब जो पर्सन एक्सपायर हो गया है उसका डिसीज मेंबर जो होगा। ठीक है, ऑन कन्वर्जेशन ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर, जब कन्वर्स हो जाता है डिवेंचर होल्डर, कई बार आपने कंपनी में लोन दे रखा है, पैसा दे रखा है, लेकिन कंपनी आपका अमाउंट वापस नहीं कर रही है, तो आप क्या करते हो, आप खुद ही उस कंपनी के फिर मेंबर बन जाते हो, यानी कि ऑनर बन जाते हो, आपको डिवेंचर को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, आगे आता है हु इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड अपॉइंटेड, इसके बारे में डिस्कस करना है। कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके सामने यहाँ पर, आप इसमें देख सकते हैं। मैं आपके सामने एक बार जनरल क्वेश्चन दिखा दूं आपको। ठीक है, एक कंपनी का सदस्य, कंपनी का निर्देशक कौन होता है, उसकी उपयुक्ति, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, नियुक्ति पर चर्चा करना है। ये क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कंपनी का निदेशक कौन होता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है। कंपनी का निदेशक कौन होता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, किस प्रकार की जाती है, इस पर आपने चर्चा करना है। ये प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, एक तो फॉरेन कंपनी के बारे में बताना है, ट्रांसफर ऑफ कंपनी के बारे में बताना है, कंपलसरी वाइंड अप के बारे में बताना है, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखो एक तो था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, यहाँ पे इसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। ये कुछ चीज क्वेश्चन है वो आपको हम यहाँ पे एक नेक्स्ट जो इसका सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम चीजों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज पे डिस्कस करना है, निम्नलिखित में से किसी दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां करनी है। विदेश कंपनी, शेयरों का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ शेयर, अनिवार्य समापन या आंतरिक प्रबंध का संबंध, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, इस पर आपने टिप्पणियां करनी है। ठीक है जी, अभी हम इसको यहीं पे क्लास ओवर करते हैं। सेकंड पार्ट जब हम करेंगे तो उसमें और भी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।